नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोगों के आज के डिस्कशन का पॉइंट है यूएनओ के अंदर जिस प्रकार से मुस्लिम एट्रोसिटीज को भारत ने उठाया है। मुझे लगता है कि वो हर एक मुसलमान जो हिंदुस्तानी मुसलमान एटलीस्ट है, जो गर्व करता है कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जो गर्व करता है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जो गर्व करता है कि वो हिंदू परिवारों से संबद्ध है, हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान बना, जो गर्व करता है कि वो भारतीयता में विश्वास करता है, भारतीय संस्कृति सम्मान में विश्वास करता है, भारतीय इतिहास और भारत के वैभव पर विश्वास करता है। वो हर एक मुसलमान नर या मादा हो, मतलब पुरुष हो या गृहिणी हो, वो हर एक मुसलमान शर्मसार अपने आप को महसूस करेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, अनडिवाइडेड हिंदुस्तान के वो लोग जिनको आज भी पछतावा होता है कि क्यों पाकिस्तान बना, ऐसे मुसलमान जिनको ये पछतावा होता है कि क्यों बांग्लादेश बना और क्यों नहीं हम बृहत्तर भारत के हिस्से हैं, उन सभी को आत्मग्लानि होगी ही होगी। ये बात ऑनेबल, ये बात यूएनओ में जो भारत ने उठाई है, इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पाकिस्तान ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर, खासतौर से जम्मू कश्मीर की महिलाओं को लेकर यूएनओ में एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं जम्मू कश्मीर की, खासतौर से वो जम्मू कश्मीर तो बोलते नहीं है, वो तो कश्मीर बोलते हैं, उनका कहना है कि जो कश्मीर की महिलाएं हैं उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई हैं या उनको बॉम्ब बनाकर इस्तेमाल किया गया है या उनका इस्तेमाल किया गया है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, ऐसा कोई विषय उठाया पाकिस्तान ने। क्योंकि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो नहीं सकती। वो कितना भी युद्ध हार जाए, वो सब कुछ उसका समाप्त हो जाए। असीम मुनीर पाकिस्तान को अमेरिका में बेच रहे हैं, रेयर मेटल्स, रियल वो चीजें लेकर गए हैं अटैची में रखकर। आप सोचिए कि इस स्थिति में आ गया है आर्मी चीफ की वो पाकिस्तान के सामान को वहां लेकर जाता है और पाकिस्तान में जो रेयर मिनरल्स मिलते हैं उनको वहां बेच रहा है। कभी हमने पाकिस्तान के विषय में ये भी सुना कि वो बकरियां बेच रहे हैं, कि वो महिलाएं बेच रहे हैं, कि वो ये कर रहे हैं, कि वो कर रहे हैं। वो आजकल ये कर रहे हैं, ये भी सूचनाएं अपने पास इस समय हैं। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट उठाया, पाकिस्तान सर्वदा खत्म हो जाए लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी होने वाली नहीं। इस बात के जवाब में भारत के हाई कमीशन ने, या मैं कहूं कि भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो विषय उठाया, वो विषय मुझे लगता है मैंने उसको पहले भी पढ़ा है, लेकिन इस विस्तार से, जिस विस्तार से उन्होंने उठाया, वो मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन सर्चलाइट हम सबको याद हो, अगर नहीं याद है तो ऑपरेशन सर्चलाइट को खोजना चाहिए। ऑपरेशन सर्चलाइट वो है जो मुक्ति वाहिनी के खिलाफ पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में छेड़ा था। ऑपरेशन सर्चलाइट में उन्होंने बहुत बड़ी सेना की टुकड़ियां वहां पर भेजी थी। सेना का काम यह था कि जो प्रो बांग्ला थे, अब देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली है मुसलमान लेकिन वो प्रो बांग्ला है, वो बांग्ला भाषा बोलते हैं, वो बांग्ला बंगाली को मानते हैं। वो जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं वो उर्दू पर थोड़ा कम डिपेंडेंसी है उनकी, बांग्ला पर उनकी डिपेंडेंसी है। बांग्ला ही खाते पीते सोते नहाते जो भी करते हैं वो बांग्ला करते हैं। अब बांग्ला आइडेंटिटी है उनकी, है मुसलमान, लेकिन पाकिस्तान की आइडेंटिटी जो बनाई पाकिस्तान ने वो उर्दू बनाई, और उर्दू आइडेंटिटी के साथ पाकिस्तान अपने आप को उर्दू उसने सबके ऊपर थोप दी। चाहे वो सिंध में ले गया हो, वहां उर्दू थोप दी। वो गिलगिट बाल्टिस्तान उसने कब्जा कर लिया हो, तो वहां वहां की जो भाषाएं थे बल्टी और बाकी, उनको खत्म करके उर्दू ठोक दी। पंजाब में उनका शासन हुआ तो पंजाब में उन्होंने उर्दू ठोक दी। कुल मिलाकर वहां उर्दू उन्होंने एक व्यापक भाषा बनाई। पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान में जब चुनाव हुआ और चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान जीत कर आए, शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि तुम मेन लैंड ऑफ पाकिस्तान से नहीं हो। मेन लैंड ऑफ पाकिस्तान का मतलब है आज का पाकिस्तान, और चूंकि वो ईस्ट पाकिस्तान था जो बांग्ला बाहुल्य था, तो उनका कहना था कि तुम तो बंगाली हो, बंगाली मुसलमान जरूर फॉलो करते हो लेकिन तुम प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हो। तब शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश में वापस आकर, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में वापस आकर, उन्होंने मुक्ति वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया और फिर मुक्ति आंदोलन छेड़ दिया। मुक्ति आंदोलन जब छिड़ा था, सारे बंगाली एक साथ खड़े होकर ये कह रहे थे हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, अगर पाकिस्तान हमको मानता ही नहीं है अपना हिस्सा,
शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीतने के बाद भी, उनकी पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो ऐसे पाकिस्तान के साथ क्यों रहना। जब वहां मुक्ति वाहिनी का आंदोलन हो गया, तब भारत पर हमला किया पाकिस्तान ने। उसको लगा कि भारत पर अगर हमला कर देंगे तो मुसलमान नाम से, इस्लाम नाम से सारे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश में, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईस्ट पाकिस्तान में प्रभाव नहीं पड़ा, इसका परिणाम यह निकला कि ईस्ट पाकिस्तान में उनको सेनाएं भेजनी पड़ी। सेना भेजने के लिए उन्होंने हमारे हमारे स्पेस का इस्तेमाल किया। तो हमने, जाहिर सी बात है, हमारे स्पेस का अगर युद्धक विमान वहां से भेजोगे तो भारत सरकार उसको गिरा देगी। भारत सरकार ने गिरा दिया। दूसरा, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो बांग्लादेश, वो श्रीलंका होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचे। श्रीलंका होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर तब उन्होंने बांग्लादेश में हमला किया। पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। सर्च लाइट में जो लोग भी मुक्ति वाहिनी के साथ खड़े थे, उनके साथ गलत करना, उनके ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उनको मारना। ऑफिशियली पाकिस्तान ने यह अनुमति दी कि बांग्लादेश में रह रहे लोगों के जो महिलाएं हैं, उनके साथ रेप करना, उन लोगों को जो मुक्ति वाहिनी के साथ खड़े हुए हैं उनके साथ अत्याचार करना, उनको मार देना, ये सब अनुमति दी गई। 4 लाख ऐसी महिलाएं। हालांकि भारत ने बार बार यह विषय उठाया। भारत तब से 1971 से 86 देशों में, इंदिरा गांधी, ये जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार मोदी जी ने डेलीगेशन भेजा हो। इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बनाया था, उस समय भी इंदिरा गांधी ने पूरे विश्व में 86 देशों में डेलीगेशन भेजा था और यह बताया था कि 1 करोड़ से ज्यादा बंगाली, वो हिंदू मुसलमान नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा बंगाली जो मोस्टली मुसलमान थे, उनको बांग्लादेश छोड़कर भारत में आना पड़ा। 1 करोड़ बंगालियों में बड़ी भारी तादाद ऐसी है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 10 से 30 लाख लोग मार दिए गए थे बांग्लादेश में। और यह भी रिपोर्टिंग थी कि 4 लाख मुस्लिम महिलाओं के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने रेप किया था बांग्लादेश को अपने साथ रखने के लिए। तब भारतीय आर्मी वहां पर कूदी, क्योंकि अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी थी पाकिस्तान ने। तो भारतीय आर्मी का घुसना मजबूरी थी, क्योंकि अमानवीय स्थिति में वो, फाइनली तो वो भारत ही था। अमानवीय स्थिति जब पैदा हो गई और पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया, तो हमने केवल लाहौर का बॉर्डर नहीं खोला, केवल अमृतसर का बॉर्डर नहीं खोला, हमने बॉर्डर बंगाल का भी खोल दिया। और भारत ने वहां 90,000 से ऊपर उनके सैनिकों को गिरफ्तार, करवाया और सरेंडर करवा के बांग्लादेश को रिकॉग्निशन भी दिया। ऐसे 4 लाख मुस्लिम महिलाएं जो बांग्लादेशी, जो बंगाली थी, उनके साथ जो अत्याचार हुए, वो बांग्लादेश को याद है। यही कारण था कि शेख मुजीबुर रहमान और उनके वंशज, उनके वंशजों में मैं कहता हूं तो शेख हसीना उनकी बेटी हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जेनोसाइड घोषित किया। जिनोसाइड घोषित किया इस पूरी घटना को जिनोसाइड घोषित करते हुए वो लोग जो उनके साथ खड़े थे, उनको वैन लगाया। जमायते इस्लामी जैसे संगठन जो अभी कह रहे हैं कि 40 लाख लड़ाके हमारे तैयार हैं भारत पर हमला करने के लिए, भारत के अंदर भी तैयार हैं, भारत के बाहर भी तैयार हैं, अगर जमायते इस्लामी वहां सत्ता में आती है तो हिंदुस्तान को वो फतेह कर लेंगे। इतना सा पाकिस्तान और जमायते इस्लामी कहती है कि वो हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। जमायते इस्लामी जैसे संगठन उस समय पाकिस्तान के साथ खड़े थे, जिनके वंशजों में आज मोहम्मद यूनुस और वो लोग हैं, जिनको मुसलमान नाम से, उनको 4 लाख महिलाओं के साथ, उनकी ही अपनी मां बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ, वो सब वो भूल गए। ऐसे 1 करोड़ लोग जिनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, वो भूल गए। ऐसे 10 लाख से 40 लाख लोग जिनकी हत्याएं उस समय कर दी गई ऑपरेशन सर्च लाइट में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, वो सब भूल गए। आज उनको लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो मुसलमान नाम से इकट्ठे हो जाएंगे, उनको लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर खड़े हो जाएंगे तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर के मुसलमानों का संगठन बनाकर वो हिंदुस्तान के इस खित्ते को दारुल इस्लाम बना देंगे। ये उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो यूएनओ में उठाया, अभी फिर से पूरी डिटेल देते हुए यह कहा गया कि जब तुम कश्मीर की बात कर रहे हो तो कश्मीर की बात मत करिए, हमारे यहां की पीस कीपिंग फोर्सेस, महिला जो जो कमाने हैं, वो कॉन्गो जैसे देशों में भी सफलतापूर्वक
ऑपरेशन चलाकर आई। हिंदुस्तान की आर्मी जो कि जम्मू कश्मीर में भी है, वहां भी महिला कमांड रहती हैं। इसलिए भारत के अंदर की बात कहने का तुमको अधिकार बिल्कुल नहीं है, और ये सरासर झूठ है। लेकिन ये तो सत्य है कि पाकिस्तानी आर्मी ने 4 लाख मुस्लिम महिलाओं के साथ, बंगाली महिलाओं के साथ उस समय ऑपरेशन सर्च लाइट में वो अत्याचार किया था जो अमानवीय अत्याचार आज से 1,500 साल पहले भी नहीं हुआ होगा। ये हालांकि एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये कहता है कि हम लुटेरे वर्ग ही हैं, हम तो पैदा ही इसलिए हुए थे, और खाड़ी में कुछ होता पाता नहीं था, दूसरे देशों में जाते थे, वहां से महिलाएं उठा लाते थे, वहां से लूट कर लाते थे, उनके साथ रेप करते थे, उनको कन्वर्ट इस्लाम में करवाते थे, और इसीलिए ये हलाला जैसी प्रथाएं शुरू हुई। ये भी है। मैं अपने क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूं और उसमें मुस्लिम बच्चे जिस समय होते हैं और इस्लामिक लॉ हम पढ़ा रहे होते हैं, तो मुस्लिम बच्चे निश्चित तौर से एक बात जरूर कहते हैं, सर आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जिस पुस्तक से भी पढ़ा रहे हैं, ये किताब जो है वो गलत है। मैं कहता हूं कि तमाम मुस्लिम राइटरों ने जिसने ऑनेस्टी के साथ लिखा कि ये प्रथाएं आई कहां से, वो उसका विवरण देते हैं कितना गलत है। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा विचार भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो भी सकता है। मैं इसीलिए कहता हूं, चूंकि ये हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, भारतीय संस्कृति अभी भी इनके मन में है, भारतीय संस्कृति को अभी भी ये कुछ मानते हैं या उसी जीवन शैली में जीते हैं, इसलिए ये बात, इन बातों में उनको सत्यता नहीं लगती, लेकिन उनको शर्म जरूर महसूस होती है। मेरे पढ़ाए हुए तमाम मुसलमान बच्चे, इनको शर्म महसूस होती है। बहुत सारे तो ऐसे कहते हैं, सर आप इस्लामिक लॉ पढ़ाना बंद कर दीजिए। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि आप मुस्लिम लॉ के लेक्चर में मैं आपके नहीं आऊंगा। तो हम कहते हैं कि तुम्हें एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, एग्जाम में तो यही सिलेबस चलेगा, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको बतानी है। तो उनका कहना यह है कि हम घर में एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें शर्म आती है, इस्लामिक होने की शर्म आती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, जिनके सिद्धांत ऐसे डेवलप हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे 4 लाख महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुए हैं और जो यूएनओ में उठाया है, वो शर्मसार है हर उस मुसलमान के लिए जो वाकई में अल्लाह की सत्ता को मानता है, जो वाकई में इस्लाम को कलामे पाक की नजर से देखता है, और वाकई में जो पाक धर्म मानता है। वो सबको शर्म आई ही होगी जब भारत ने ये विषय यूएनओ में उठाया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।